हैं 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। इसमें फर्स्ट फोर्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड फोर्स हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड फोर्स आती है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ वन आती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है, जो हमारे पास होता है F=m1m2/r²। वैसे ही कूलम लॉ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है। इसका रिलेशन हमारे पास होता है F=Q1Q2/r²K। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है। इस लॉ में हम ये देखते हैं कि जो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स लग रही है वो किस तरह एक्ट हो रही है, उसको कूलम लॉ एक्सप्लेन करता है। इसकी स्टेटमेंट जो है कूलम लॉ की वो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, इज डायरेक्टली proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कूलम लॉ की। अब ये लॉ जो है हमें ये क्या बता रहा है कि जो हमारे पास टू चार्जेस हैं इनके बीच की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ है जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड है जो इसकी स्टेटमेंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम इन दोनों चार्जेस में अगर डिस्टेंस हमारे पास आर है तो जो फोर कूलम लॉ की जो फोर्स है वो इसके 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये कूलम लॉ का वो बनता है हमारे पास। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के बाद हमारे पास F=K/Q1Q2/r² बन जाता है, जहाँ पर K हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और K की वैल्यू हमारे पास K=1/4/ε0 होती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम-2 होती है। इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली हुई है, जो इसकी यूनिट है के की वो यहाँ से निकलती है। ठीक है, एफ हमारे पास न्यूटन है, Q1 Q2 कूलम में आते हैं, r² हमारे पास मीटर में होता है। ठीक है, ये हमारे पास कूलम लॉ की फाइनल फॉर्म बन जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर जो ε0 है वो परमिटिविटी कांस्टेंट है फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है वो। अब हमें पता है कि जो SI यूनिट है चार्ज की वो कूलम है। जब इस इक्वेशन में हम Q1 और Q2 को 1 पुट कर देंगे और r² को 1 मीटर पुट कर देंगे तो हमारे पास F जो आएगा
9 × 10⁻⁹ न्यूटन आएगा। तो इससे हम कूलम की डेफिनेशन भी बना सकते हैं, जो होती है कि जो हमारे पास 1 कूलम है वो हमारे पास इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज that repels an equal and similar charge with a force of 9 × 10⁹ Newton when placed in vacuum at distance of 1 meter from it। इस स्टेटमेंट का हमारे पास क्या मतलब है कि जब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं लेट बी से, और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और उनको वैक्यूम में कंटेन किया हुआ है, वैक्यूम में दोनों चार्जेस हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स है, अगर हम ये Q1 को लें, ये Q2 पर अपनी तरफ से 9 × 10⁹ न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करेगा। कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म से कई कंक्लूजन्स निकलते हैं। हम फर्स्ट केस ले रहे हैं रिपल्सिव फोर्सेस के लिए, जिसमें हमने दो चार्जेस लिए Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, F21 F12। अब यहाँ पर F21 है वो फोर्स है चार्ज Q2 पर Q1 की वजह से। सिमिलरली जैसे F12 है वो फोर्स 1 पर है Q2 की वजह से। जब ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो Q1 या इधर को जाएगा, तो ये फोर्स ऐसे आ रही है। अब जैसे हम R21 ले लें, वो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन Q2 से लेके Q1 की तरफ को, वैसे ही R12 यूनिट वेक्टर है Q1 से लेके Q2 की तरफ को। ठीक है, जब हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकालेंगे कूलम लॉ की, Q21 की जैसे हम ले लें तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R21 यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगी इस फोर्स का कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म में। वैसे ही जब F12 लेंगे हम तो इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R12 यूनिट वेक्टर आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस का है। उसमें जो Q1 Q2 उनके, जैसे हम Q2 का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में ले लेते हैं और Q1 का पॉजिटिव में ही है, तो हमें पता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बाकी सारा सेम है, यहाँ पर R12 यूनिट वेक्टर, यहाँ पर R21 यूनिट वेक्टर। अब मैंने पहले कहा था कि जो वेक्टर फॉर्म है कूलम लॉ की, उससे कई कंक्लूजन्स निकलते हैं। मेन ये सिर्फ एक कंक्लूजन के लिए है, इसका न्यूमेरिकल वगैरह में कोई यूज़ नहीं, सिर्फ इसको एक कंक्लूजन हमने देना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वेक्टर फॉर्म में क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है एक दूसरे के, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगी। F12 वेक्टर इज इक्वल टू -F21 वेक्टर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो दो चार्जेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे पर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, अब यही सेम स्टेटमेंट हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ की होती है। तो इससे पता चलता है कि जो कूलम लॉ है हमारे पास, वो न्यूटन का थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है,
सेकंड पॉइंट ये है कि दोनों जो फोर्सेस हैं हमने देखी F21 और F12, वो एक्ट अलोंग करती हैं उसी लाइन के जो दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करती है। जैसे ये वाली लाइन है, इसी के अलोंग एक्ट कर रही हैं। यहाँ पर भी इसी लाइन के साथ ये एक्ट कर रही हैं, मतलब ये दोनों लाइंस अगर ये दोनों चार्जेस को जोड़ती हैं तो उसी लाइन के अलोंग ये F12 और F21 एक्ट कर रही हैं। तो ये इससे हम कंक्लूड करते हैं कि जो कोलंबियन फोर्सेस होती हैं वो सेंट्रल फोर्सेस होती हैं। कहने का मतलब कि जो ये फोर्सेस होती हैं वो दोनों चार्जेस की सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही एक्ट करेंगी। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन हो जाता है कूलम लॉ के वेक्टर फॉर्म में। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस का टॉपिक कभी कभी मेन हो जाता है क्योंकि ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास आती है कि जो कूलम फोर्सेस में जो चार्जेस हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये दो चार्जेस हैं, ये दोनों रेस्ट पे होने चाहिए। अगर हम इनको वैक्यूम में इनके बीच की हम फोर्स को स्टडी करना है अगर हमने, तो ये दोनों चार्जेस हमने रेस्ट पे लेने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे अब ये दोनों चार्जेस हमने रेस्ट पे ले लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि जो दोनों चार्जेस हैं वो दोनों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों बहुत छोटे होने चाहिए। अब जैसे दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनका साइज उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस जो आर है उसके कंपैरेबल नहीं होना चाहिए, उससे बहुत स्मॉल होना चाहिए। जैसे हमने दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10⁻12 ऑर्डर का लिया है, तो जो चार्जेस का साइज होना चाहिए वो सिर्फ 10th ऑर्डर तक ही होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो मेन है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि जब क्योंकि जब डिस्टेंस 10⁻⁻15 की रेंज से कम हो जाएगा, यानी ये दोनों और ज़्यादा करीब आ जाएंगे एक दूसरे के, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो एक्ट में आ जाएंगी। जैसे दो चार्जेस ज़्यादा नज़दीक आ गए तो न्यूक्लियर फोर्सेस उनकी काम करने लग जाएंगी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्सेस यानी कि जो फोर्सेस न्यूक्लियस की वजह से एग्जर्ट होंगी। तो फिर कूलम कूलम लॉ वहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है, उसका कोई काम नहीं रह जाता वहाँ पर, फिर न्यूक्लियर फोर्सेस का काम शुरू हो जाता है। और इन इजी वर्ड्स, न्यूक्लियर फोर्स विल डोमिनेट ओवर कूलम फोर्सेस after distances less than 10⁻⁻15 मीटर। ये इसकी तीन लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो एंड में मैं वीडियो को समराइज कर देता हूँ। हमने कूलम लॉ किया आज, जिसमें फर्स्ट हमने उसका इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन निकाला, जो हमारे पास आता है F इज इक्वल टू Q1Q2/r², जहाँ पर K की वैल्यू हमारे पास आती है 4πε0, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है N-2 कूलम-। सेकेंड हमने इसके देखी वेक्टर फॉर्म, जिससे हमने दो कंक्लूजन्स निकाले। फर्स्ट के ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। सेकेंड हमने इसका देखा कि ये एक सेंट्रल फोर्स है जो दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करती हैं। थर्ड हमने की है इसके लिमिटेशंस।
फर्स्ट थी कि दोनों चार्जेस रेस्ट पर होने चाहिए, सेकंड थी कि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, और थर्ड और लास्ट लिमिटेशन इसकी थी कि जो इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, वो 10⁻⁻⁵ मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो नहीं कम होना चाहिए, नहीं तो फिर न्यूक्लियर फोर्सेस जो होंगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर डोमिनेट कर लेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।